तो आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। मैंने आप सबके लिए शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि शॉर्ट नोट्स रेडी हैं। और कुछ पार्ट मैं यहाँ से कवर करूँगा और कुछ पार्ट मैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट जंप करूँगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स थोड़ा आपको हौच पौच लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है किंग्स एंड किंगडम, ठीक है। तो किंग्स एंड किंगडम नाम है, लेकिन हम इसमें पढ़ने के वाले हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ना एक टाइमलाइन बताई थी, जो कि 750 से लेके 1707 तक होता है। ये मिडिवल पीरियड का टाइम है एक तरीके का। इस टाइम में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि वहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा था। यहाँ पर आप राजाओं के बारे में पढ़ोगे, आप जानोगे उनके किंगडम के बारे में, किस समय काल की बात हो रही है, ये मिडिवल पीरियड की बात हो रही है कि मिडिवल पीरियड में राजा कैसे हुए, उनके राज्य किस किस तरीके से कितने कितने हुए। फिर आप साउथ की कहानी भी पढ़ोगे। तो ये इंटरेस्टिंग एक चैप्टर होने वाला है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर 2 है क्लास 7 का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जो आपका चैप्टर है वो शुरुआत होता है एक नाम से, जो है सामंत। सबसे बड़ी बात है सामंत होता क्या है। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। ये बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, यानी बड़े ज़मीन के मालिक होते हैं, बहुत सारा ज़मीन होता है इनके पास, जो कि सबॉर्डिनेट होते हैं राजा के। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अंडर, किसी के अंडर में रहकर काम करना, तो उसे सबॉर्डिनेट कहते हैं, नीचे रहना। तो राजा सबसे ऊपर हुआ करता था। देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया, राजा सबसे ऊपर है और उसके सबॉर्डिनेट हैं अलग अलग, ठीक है। एक जगह पे एक एरिया में कई सारे सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक है। S1 S2 S3 ये क्या है, सबॉर्डिनेट 1 2 3 4 ऐसे। सामंत एक और चीज याद रखो कि राजा क्या एक्सपेक्ट करता था, राजा की एक्सपेक्टेशन क्या थी उससे, कि वो हमें गिफ्ट देगा। अब गिफ्ट में पैसा वगैरह हो सकता है, ठीक है, कोई ज्वेलरी हो सकता है। तो राजा हमेशा एक्सपेक्ट करता था कि कोई सामंत हमारे लिए ये करेगा, तो गिफ्ट देना, साथ में मिलिट्री का सपोर्ट करना। यानी सामंत अपने पास कुछ मिलिट्री रखता था और राजा कहता था कि वक्त आने पर तुम हमें सपोर्ट दोगे मिलिट्री का। तो ये कुछ आपको सामंत के बारे में पता होना चाहिए। फिर होता ये था कि धीरे धीरे सामंत के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था। यहाँ मटेरियल से मतलब है पैसा। जब सामंत के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया तो ताकतवर हो जाता है। किसी के पास जब सबसे ज़्यादा पैसा हो जाए तो वो ताकतवर होना शुरू हो जाता है। तो जब वो पावरफुल हो गया तो उसने अलग अलग टाइटल लेना शुरू कर दिया। जैसे एक टाइटल लिया कि महासमंतास, और एक लिया महामंडलेश्वरा। और जब ये इतने बड़े बड़े टाइटल ले लेते थे तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहा है राजा से, कि अब राजा से अलग है, राजा से आज़ाद हो चुके हैं, अब इन्होंने अपनी अलग सत्ता बना ली है। आगे चल के आप पढ़ोगे, इसी चैप्टर में इनफैक्ट पढ़ोगे कि चोला जो साम्राज्य है वो पल्लवा के पहले सामंत ही थे। आप पढ़ोगे, अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, राष्ट्रकूटा चालुक्य के सामंत ही थे। लेकिन धीरे धीरे उनके जो लीडर थे, जो चीफ थे, वो बहुत उनकी पावर इंक्रीज कर गई, जिससे क्या हुआ, उन्होंने अपना ही पूरा किंगडम बनाकर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रकूटा, एग्जाम्पल के लिए बताया गया है ना, कि एक राष्ट्रकूटा क्लेन था जो कि डेक्कन में था। वो सबॉर्डिनेट हुआ करता था चालुक्य के, जो राजा हुआ करते थे, यानी चालुक्य किंग हुआ करते थे और सामंत राष्ट्रकूटा हुआ करता था। लेकिन राष्ट्रकूटा के एक चीफ दांती दुर्ग ने ओवरथ्रो कर दिया चालुक्य को, यानी चालुक्य का गेम बजा दिया, ठीक है। किसने? दांती दुर्ग ने। लेकिन दांती दुर्ग कोई क्षत्रिय क्लैन की नहीं थी, सॉरी। तो मान लो अगर समाज इनको ना राजा के रूप में स्वीकार करेगा ही नहीं, तो इन्होंने एक परफॉर्म रिचुअल किया, एक रिचुअल इन्होंने परफॉर्म किया जिसका नाम ये बताते हैं परफॉर्म रिचुअल। इन्होंने किया हिरण्यगर्भ, गोल्डन वूम। हिरण्यगर्भ अपनी कास्ट, अपनी वर्ण को चेंज कर देता था। और बेसिकली इन्होंने जो भी ये थे पहले, उनका कास्ट जो भी था, वैश्य था या शूद्र था, जो भी था या ब्राह्मण था, उन्होंने अब बदल कर हिरण्यगर्भ करके उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बना दिया।
ठीक है, क्षत्रिय बना दिया। और एक इसकी मदद से इन्होंने किया, कोई भी रिचुअल होता है तो पुराने टाइम में आज भी ब्राह्मण ही करवाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण। ठीक है, तो याद रखना राष्ट्रकूटा जो थे सबऑर्डिनेट थे चालुक्य, जो कर्नाटक के, AR का मतलब होता है कर्नाटक। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, मैन अपनी मिलिट्री स्किल से बहुत सारे किंगडम को बचाता था, अपनी मिलिट्री स्किल दिखाता था। हमें 2 एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कदम्बा मयूर आश्रमन और प्रतिहारा हरिश्चंद्र। ये जो कदम्बा है वो कर्नाटक के हैं, याद रखना, और प्रतिहारा हरिश्चंद्र जो है राजस्थान के हैं। यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है कि ये दोनों ही ब्राह्मण थे पहले, बहुत सारे ब्राह्मण, बट इन्होंने अपनी ब्राह्मणगिरी छोड़कर आर्म्स उठा लिया, हथियार उठा लिए और अपने अपने किंगडम को सक्सेसफुली डिफेंड किया, इस्टेब्लिश किया। तो आपको यहाँ से समझना है कि मैन अपनी मिलिट्री स्किल के दम पर कई सारे किंगडम को बचा चुका था उस समय। तो ये एग्जाम्पल आपकी बुक में था, मैंने उसे यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक। तो बेसिकली ये होता था कि राजा जो नया बनता था वो बड़े बड़े हाई साउंडिंग टाइटल लिया करता था, जैसे महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती। ठीक है, और राजा जो है अपनी पावर को शेयर किया करता था सामंत के साथ, और साथ में वो पावर शेयर करता था जो कई सारे ग्रुप बनते थे पीजेंट्स के, ठीक है, पुरोहितों के ग्रुप बनते थे, तो उनके साथ भी पावर शेयरिंग होती थी यहाँ पे। और ये जो आगे आप पढ़ोगे यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा मैं, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक। तो होता ये था कि यहाँ पर अभी आप 400 टैक्स करके एक आपके बुक में बॉक्स दिया गया है, उसको डिस्कस कर लेते जरा। बेसिकली ये 400 जो टैक्स है वो चोला एम्पायर का इंस्क्रिप्शन है जो तमिलनाडु में मिला है हमें। इसमें बताया गया कि करीब 400 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, जिसमें कदम आई, ये के लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, के है ये। कदम आई एक टैक्स होता था जो लैंड रेवेन्यू पे लिया जाता था। वेती एक टैक्स होता था जो कि कैश में नहीं लिया जाता था, बल्कि फोर्स लेबर यानी कि मजदूरी करवा कर, जबरदस्ती मजदूरी करवा कर लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये जो भी रिसोर्स आप देख रहे हो, रिसोर्स का मतलब है संसाधन। ये जितने प्रकार के टैक्स आप यहाँ देख रहे हो, जो टैक्स लिए जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के, ये और भी जो रिसोर्स है वो प्रोड्यूसर से लिया जाता था। प्रोड्यूसर मतलब वह है जो अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। जैसे पीजेंट है, तो पीजेंट क्या करता है, वो फार्मिंग करता है, एग्रीकल्चर करता है, उससे आप क्या ले रहे हो, उससे आप ग्रेन्स वगैरह ले रहे हो, अनाज ले रहे हो। कैटल कीपर क्या काम कर रहा है, अपनी भेड़ बकरियों को पाल रहा है, रख रहा है ना, तो उससे कैटल ले रहे हो। आर्टिसन क्या नई नई मूर्तियाँ बना रहा है, आप उससे मूर्तियाँ ले रहे हो। तो उन्हें परसुएट किया जाता था, जो भी प्रोड्यूसर हुआ करते थे, कि अपना कुछ पार्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसे सरेंडर कर दो राजा के पास, यानी राजा को दे दो कुछ पार्ट। जैसे अगर मान लो पीजेंट 100 बोरा अनाज उगा रहा है तो कहा जाता था कि 15 बोरा राजा के सामने जमा करो सब लोग। ठीक है, अच्छा ये जो रिसोर्स ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इससे होता क्या था आखिरकार, राजा क्या करता था, तो राजा मंदिर बनवाता था, राजा फोर्ट बनाता था, राजा फाइट करता था। इसमें फाइट में जो प्लंडर यानी लूटपाट होती थी, जो फाइट में जो राजा जीतता था वो जो लैंड वगैरह मिलता था तो वो उसका यूटिलाइजेशन करता था लैंड वगैरह जीतने के बाद। ठीक है, आगे ये कि जो कलेक्टिव जो रेवेन्यू है, जो ये रेवेन्यू जो मैंने भी बताया, इतना सारा जो रेवेन्यू है उसे कलेक्ट करने का जो अधिकार होता था वो किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली को होता था, किसी बड़े परिवार को होता था, और वो हमेशा हेरिडिटी होता था। हेरिडिटी का मतलब होता है कि वो उसके पिता के बाद उसके बेटे को ये नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रशस्ति के बारे में और लैंड ग्रांट के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रशस्ति में क्या बता रखा है, प्रशस्ति और लैंड ग्रांट। देखो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, जब राजा की बड़ाई में, ठीक है, जो राजा का जो पॉइंट होता है वो किसी बड़े जगह पे कुछ लिखवाए, उसकी प्रेज करे, राजा को प्रेज करे, उसे प्रशस्ति बोलते हैं। तो जरूरी है क्या कि जो भी ये बोला जाए वो ट्रू होगा, नहीं, है ना, क्योंकि प्रेज करने की बात हो रही है, बढ़ा चढ़ा कर तो बोलेंगे ही उसे। और जो रूलर होते थे वो डिपिक्ट कैसे किए जाते थे, उन्हें दर्शाया कैसे जाता था कि वो एकदम हमेशा जीतते हुए हैं, वैलियंट है, यानी कि बहुत ताकतवर है, बहुत ही मतलब हुनर है उनके अंदर, पावरफुल है वो। और अक्सर ये जो प्रशस्ति से कंपोज करने वाले ब्राह्मण हुआ करते थे वहाँ।
तो आपके किताब में एक नाग भट्ट करके प्रतिहारा रूलर है जो ग्वालियर एमपी में है, एमपी के थे पहले वैसे। उन्होंने संस्कृत में कुछ प्रशस्ति लिखवाई है, तो उन्होंने अपने बारे में खूब पढ़ाइयाँ लिखवाई है वहाँ पे, ठीक है। अब जब राजा की पढ़ाई करोगे तो राजा क्या करेगा, रिवॉर्ड करेगा। तो किंग हमेशा रिवॉर्ड करता था ब्राह्मण को और लैंड ग्रांट दे देता था, यानी ज़मीनें दान दे देता था। और इसको रिकॉर्ड करवाया जाता था कहाँ पे, कॉपर प्लेट के ऊपर, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती थी। ऐसे ही एक किताब है हिस्ट्री ऑफ किंग, जो कि कश्मीर के जितने भी राजा हुए उनका पूरा कलेक्शन है। उसे कल्हाना एक ऑथर है, उन्होंने लिखी है। अगर कभी एमसीक्यू में आ जाए तो बता देना कि हिस्ट्री ऑफ किंग कल्हाना लिखी है, ये एक ऑथर है। लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं लिखी, इनका सोर्स क्या है, लिखने का सोर्स क्या है, इंस्क्रिप्शन है, डॉक्यूमेंट है और आई विटनेस है, ठीक है। कई लोगों से मतलब पूछताछ भी हुई है और भी चीज़ें भी हैं। मतलब इन्होंने ऐसे बस मुंह उठाकर नहीं कुछ भी बना दिया, मतलब बहुत कुछ इन्होंने सोर्सेस अच्छे अच्छे इस्तेमाल किए हैं। तो बेसिकली हमारा जो शॉर्ट नोट्स का था, आई थिंक, हाँ, शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बता दिया है। अब आपको मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी पे लेके चलता हूँ और वहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे क्या क्या है हमारे उसमें है सिलेबस में। तो यहाँ पर है कि वॉरफेयर फॉर वेल्थ, है ना, कि जो वॉरफेयर, जो लड़ाई झगड़े होते थे वो वेल्थ के लिए हुआ करते थे अक्सर। आपने नोटिस किया होगा एक चीज़ कि जो रूलिंग डायनेस्टी है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में पाई जा रही है और उसी सेम टाइम पे वो ट्राई कर रहे हैं कि अदर एरिया को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। एक पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट होता है ऐसा, ठीक है। जैसे आप देखोगे एक सिटी थी, सिटी ऑफ कन्नौज, आज भी है कन्नौज, गंगा वैली पे स्थित है। सेंचुरी तक कई 3 रूलर के बीच में लड़ाई होती रही, 3 मतलब डायनेस्टी के बीच में लड़ाई होती रही। पहला है गुज्जर प्रतिहार, यहाँ मार्क करता हूँ मैं, गुज्जर प्रतिहार, अरे कहाँ गया हूँ, हाँ, तो गुज्जर प्रतिहार, ठीक है। राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी के बीच आपस में लड़ाई होती रही कन्नौज के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 पार्टियां अलाइन थी, तो इसको हम ट्रापाइड स्ट्रगल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 3 पार्टियां हैं, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, रूलर जो है हमेशा अपने पावर को दिखाने के लिए वो टेम्पल वगैरह बनाया करते थे, ठीक है। और व्हेन दे अटैक वन अनदर किंगडम दे ऑफ्टन चूज टेम्पल विच इज़ समथिंग एक्सट्रीमली रिच। यहाँ कहने का ये मतलब है कि रूलर जब टेम्पल बनवाते थे तो अपनी पावर को दर्शाया करते थे। लेकिन एक व्यक्ति, जब एक राजा जब दूसरे किंगडम पे अटैक करता था वो सबसे पहले टेम्पल को टारगेट करता था, क्योंकि इससे रूलर की जो पावर जो दिखा रहा था उस पर बहुत बड़ा घात पहुंचता था, ठीक है। और वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि टेम्पल बहुत एक्सट्रीमली रिच हुआ करते थे। जैसे एक इंसिडेंट हमारे हिस्ट्री में हमेशा अमर हो गया, जब महमूद गजनी, ठीक है, जो अफगानिस्तान का था, उसने हमारे कॉन्टिनेंट पे 17 बार रेड किया सिर्फ 25 सालों के अंदर, है ना। और वो रिलीजियस मोटिव में था, यानी कि उसको हिंदुओं को प्लंडर करना था। हिंदुओं का जो टेम्पल था, आई थिंक वो सोमनाथ मंदिर है जो, ठीक है, गुजरात में, उसको प्लंडर किया इसने। टेम्पल बहुत वेल्दी था, सोमनाथ गुजरात का मंदिर था, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल्थ महमूद अपने यहाँ लेकर गया, जिसने उसने अपनी कैपिटल सिटी बनाई गजनी। गजनी जो है पूरा का पूरा जो शहर है वो हमारे पैसों, यानी कि उस सोमनाथ मंदिर के पैसों से बना हुआ है। अदर किंग भी हैं जो कि वॉरफेयर में इंक्लूड हुए, जैसे चाहमनाज, ठीक है। इन्हीं चाहमनाज को हम चौहान भी पढ़ते हैं, जो कि दिल्ली और अजमेर के अराउंड रूल किए हैं, ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कि ये एक्सपेंड करना चाहते थे और वेस्ट को कंट्रोल करना चाहते थे, ईस्ट तक पूरा कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन इनको अपोज किया चालुक्याज ने जो गुजरात के थे, और गढ़वाल्स ने जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे। चाहमनाज रूलर पृथ्वी राज थर्ड, जिनकी लड़ाई होती है टर्क्स सुल्तान मोहम्मद घोरी से 1191 में, ठीक है। तो 2 लड़ाइयाँ होती हैं पृथ्वीराज थर्ड की मोहम्मद गोरी से। एक तो 1191 में होती है जो कि मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन अगले नेक्स्ट ईयर में 1192 में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, यानी कि एक अटैम्प्ट देने के बाद उसने दूसरे अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फ्रॉम उरायूर टू तंजावुर, ठीक है, हाउ डिड चोला राइज टू पावर। चोला मतलब चोलापुरी जो डायनेस्टी थी वो कैसे पावर राइज करती है। एक माइनर चीफ हुआ करते थे फैमिली में जिसे मुतियार कहा जाता है, ठीक है, वो कावेरी डेल्टा में बहुत पावरफुल थे।
वो सबॉर्डिनेट्स थे किसके, पल्लवा किंग के। ठीक है, कांचीपुरम में जो पल्लवा किंग थे उनके सबॉर्डिनेट हुआ करते थे मुथैयार। ठीक है, जो चोला हुआ करते, आगे जाकर उन्हें चोला बोला जाएगा। विजय आला एक राजा हुए जो कि एशियन चीफ फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, एशियन चीफ फैमिली से बिलोंग करते थे। वो उन्हीं को चोला राज मतलब संभालने की गद्दी मिली, जो कि उरायूर में थे वो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पल्लवा जो है, जो पल्लवाज है, ठीक है, पल्लवास किंग थे, और जो ये चोला जो विजय आला है वो सामंत थे, कहाँ के, उरायूर के। लेकिन इन्होंने क्या किया, डेल्टा को कैप्चर कर लिया, मुतैयार जो मिडल में आता है 19th सेंचुरी के, और उन्होंने एक बहुत बड़ा टाउन बनाया तंजावुर करके, जिसमें टेम्पल गॉडेसेस निशुम्भ सुधनी वहाँ पे विराजमान है। यानी वहाँ पे तंजावुर एक बहुत बड़ा टाउन बनाया, एक टेम्पल बनाया जिसमें देवी जो है निशुम्भ सुधिनी, ठीक है, ये देवी हैं, साउथ इंडिया में बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्होंने वहाँ पे ये टेम्पल बनाया था। इससे चोला राइज धीरे धीरे बढ़ रहा था, चोला की जो पावर है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। दोबारा आप सुन लो, पल्लवा राजा हुआ करते थे। ये जो चोला जो विजय आला है वो सामंत हुआ करते थे। विजय आला की पावर धीरे धीरे बढ़ने लग गई, उसने डेल्टा कवर कर लिया और मुतैयार को हरा दिया, है ना। उसने एक नया टाउन तंजावुर बना दिया, टेम्पल बना दिया, जिससे चोला की पावर राइज होने लग गई। टॉपिक ये है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये पूरा आपको बताया जा रहा है, जो आप शेडेड एरिया देख रहे हो, चोला पूरा पावरफुल कितना हो चुका था। अच्छा, विजयालय के जो सक्सेसर थे उसने अगल बगल के नेबरिंग एरिया को और किंगडम को और बड़ा किया, जैसे आपने अभी नक्शे में देखा। पांड्या, पल्लवा सबकी टेरिटरी को अपना लिया, अपने अंदर कर दिया। और जो राजा राजा वन है उनको मोस्ट पावरफुल चोला रूलर कहा जाता है। ठीक है, जो कि राजा बने थे 985 में बने थे। उन्होंने एक्सपेंड बहुत ज़्यादा किया एरिया को। ठीक है, उनको ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एम्पायर के जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको रीऑर्गेनाइज किया, अच्छे से और बनाया। राजा राजा वन के जो बेटे थे राजेंद्र वन, जैसा बाप वैसा बेटा, सेम वही। इसने तो और भी हद मचा दी, इसने पूरा गंगा वैली को इन्वेट कर दिया, श्रीलंका तक पहुंच गए बंदा, और साउथ ईस्ट एशिया को पूरा अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, इन्होंने एक नेवी को भी डेवलप कर दिया, यानी ऐसा कुछ बचा नहीं जो इन्होंने किया नहीं। ये हाल है इनके। ठीक है, तो ये बहुत ताकतवर राजा थे। अच्छा, चोला की एक और ख़ास बात है कि चोला अपने टाइम में बहुत बढ़िया मंदिर और स्कल्पचर बनाते थे। बड़े बड़े मंदिर बनाए गए तंजावुर में, जैसे गंगई कोंडा चोलापुरम एक मंदिर है जो कि राजा राजा वन और राजेंद्र वन ने बनाया था। इसे आर्किटेक्चर और स्कल्पचरल मार्वल कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे है। ये देखिए क्या मतलब नक्काशी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से की गई है, कार्विंग देखिए किस तरीके से हुई है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये टेम्पल गंगई कोंडा चोलापुरम है। इसको नोटिस करो, इसकी रूफ देखो, टेपर है, यानी पतली होती जा रही है ना। और ये भी देखो कि कितनी एलैबोरेट तरीके से स्टोन को लगाया गया और डेकोरेट किया गया बाहर की वॉल को। जब आप पास में जाकर कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाना यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। बाकी हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चोला जो टेम्पल थे वो न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट थे, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे सेटलमेंट ग्रो कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि टेम्पल जो था ना वो सेंटर था क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन का। आप मंदिर जाते हो, क्या आप नोटिस नहीं करते कि आप माला लेते हो, फूल माला लेते हो अलग अलग। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप टेम्पल जाते हो तो आप फूल माला खरीदते हो, आप अलग अलग और भी चीज़ें खरीदते हो। जैसे मान लो कि आप इत्र वगैरह कोई कोई लेता, कोई नारियल लेता है ना। तो आपने देखा होगा मंदिरों के आसपास बहुत प्रसाद वगैरह हो गया है ना, पेड़े हो गए, जो भी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ होती है, सब वहाँ पर एकदम लगे रहते हैं। कहीं कहीं तो खिलौने वगैरह भी रहते हैं कि बच्चे आएंगे, नज़र पड़ेगी तो कहेंगे हाँ पापा मम्मी ये सब ले लो। तो इस तरीके से पूरा एक सेंटर रहता है। तो वही कह रहा है कि चोला में जो टेम्पल थे वो न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट थे। वहाँ बहुत सारी सेटलमेंट बसती थी, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन वगैरह के जितने भी काम हुआ करते थे सब वहीं आते थे सोल्ड करने के लिए अपने सामान को। ठीक है, रूलर जो है और अदर जो है कई सारे लैंड को दे दिया करते थे टेम्पल को, और वहाँ से जो भी प्रोड्यूस होता था वो मेंटेन करता था। ठीक है, टेम्पल खुद ही अपने हिसाब से, और उसी के आसपास प्रीस्ट वगैरह, मार गार्लैंड मेकर, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, सब लोग वहीं आसपास रहते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टेम्पल खाली पूजा पाठ का जगह नहीं था, ये इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का सेंटर था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी क्राफ्ट में एक और बात करते हैं कि जितने भी क्राफ्ट हम टेम्पल में देख रहे हैं
उसमें से एक ब्रोंज इमेज बहुत ही डिस्टिंक्टिव क्राफ्ट हुआ करता था। चोला ब्रोंज इमेज जो आज भी कहा जाता है फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड है, यानी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, एक डेटी है, उनकी मूर्ति इमेज के रूप में मतलब ब्रॉन्ज में बनाई गई है। ये देखिए, ये मूर्ति है पूरी, है ना, तो ब्रॉन्ज में बनाई गई है। इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हमें समझना है। तो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इरिगेशन की बात हो जा रही है। तो बहुत सारी अचीवमेंट चोला एम्पायर की ऐसी है जिन्होंने नया नया डेवलपमेंट किया एग्रीकल्चर को लेके। आप मैप 2 को देखिए और देखिए कितने बड़े कावेरी एरिया पर उनका पूरा स्मॉल स्मॉल चैनल्स बनाए गए थे बे ऑफ बंगाल तक, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बेटर करने के लिए उन्होंने कावेरी ब्रांचेस पे छोटे छोटे चैनल्स बनाए थे, और जो कि क्या होता था, जिनका पानी बे ऑफ बंगाल में जाता था। ये चैनल जो होते थे अगर ओवरफ्लो हो जाते थे कभी कभार, तो जो भी डिपॉजिट फर्टाइल सॉइल है ऑन द बैंक्स, है ना, यानी कि इनके जो पानी है वो फर्टाइल सॉइल पे जाते थे और डिपॉजिट हो जाया करते थे। वाटर जो चैनल से आता था वो और भी नेसेसरी मॉइस्चर वगैरह एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करता था, जिससे जो राइस की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती थी। आगे बढ़ते हैं। और ऑल दो हालांकि हालांकि एग्रीकल्चर जो डेवलप हुआ, ठीक है, बहुत पहले ही तमिलनाडु में डेवलप हुआ था, लेकिन ये 5th और 6th सेंचुरी जो आई थी, है ना, इसमें लार्ज स्केल कल्टीवेशन शुरू हो गया। एक होता है डेवलपमेंट होना, तो डेवलपमेंट तो पहले से ही था, लेकिन लार्ज स्केल डेवलपमेंट ये 5th और 6th सेंचुरी से शुरू हुआ, जब से ये चोला एम्पायर, ठीक है, का ग्रोथ हुआ। फॉरेस्ट जो क्लियर किए जाने लगे कुछ एरिया के, लैंड जो है लेवल किया गया एरिया का, और जो डेल्टा रीजन था इसमें एम्बार्कमेंट बनाया गया, ठीक है, ताकि फ्लडिंग को बचाया जा सके। एम्बार्कमेंट जैसे आज के टाइम में डैम समझ सकते हो आप, फ्लडिंग को रोका जा सके। कैनाल्स खुदवाई गई ताकि हम वाटर को कैरी कर सके फील्ड तक, और अलग अलग एरियाज में 2 तरीके की क्रॉपें उगाई गई एक साल के अंदर। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखने को मिलते हैं जहाँ पर वाटर क्रॉप को आर्टिफिशियली स्टोर किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैरायटी ऑफ मेथड यूज़ किया गया इरिगेशन के लिए, ठीक है, जैसे किसी एरिया को डग किया गया या दूसरे प्लेस में बड़े बड़े टैंक बनाए गए, ठीक है, ताकि हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकें। रिमेंबर डैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग। याद रखो कि इरिगेशन के सिलसिले में कुछ भी काम करना तो आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चोला, ये देखो इस तरीके से चोला जो एम्पायर था वो बहुत ही तगड़ा था इस मामले में। लेबर रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको वाटर शेयर को मैनेज करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि किसको कितना शेयर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी आप यहाँ देख सकते हो। अब लास्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन एम्पायर के बारे में देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यानी कि वहाँ पे जो प्रशासन था वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज था। जो सेटलमेंट होती थी पीजेंट की उसे उर कहा जाता था। ध्यान से सुन लो, यहाँ से क्वेश्चन आता था और आता है और आता रहेगा। जो भी सेटलमेंट है पीजेंट का उसे उर कहा जाता है। ये बहुत प्रोस्पेरस और स्प्रेड इरिगेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, बिकम प्रोस्पेरस। ये जो पीजेंट्स वगैरह हैं जो इनका सेटलमेंट हुआ करता था उर में, ये प्रोस्पेरस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो इरिगेशन एग्रीकल्चर का जो स्प्रेड हुआ था, जो इरिगेशन फैसिलिटी हुई थी एग्रीकल्चर के लिए, वो बहुत ही एरिया में स्प्रेड हो गई थी। इससे जो पीजेंट्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस हो गए, बिकम प्रोस्पेरस। एक ग्रुप होता है ऐसे विलेजों का, जैसे उर का जो ग्रुप होगा, ठीक है, सच विलेज का मतलब है उर, तो ग्रुप ऑफ सच विलेज मतलब ग्रुप ऑफ उर एक लार्ज यूनिट बनाते थे जिसे नाडू कहा जाता है। पहले सबसे छोटा क्या है, उर है। उर में क्या है, कुछ पीजेंट्स है जो अपना सेटलमेंट बसा के रह रहे हैं, और फिर नाडू आ रहा है। नाडू क्या है, यही जो उर है उसका ग्रुपिंग बना दी जाती है, ग्रुप ऑफ सच विलेज, लार्ज यूनिट बनती है, उसे नाडू कहा जाता है। जो विलेज काउंसिल है और जो नाडू है वो कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को परफॉर्म करते थे, जैसे जस्टिस देने का काम हो गया, टैक्स को कलेक्ट करने का काम हो गया। तो ये सब यही काम नाडू और हमारे विलेज काउंसिल किया करते थे। जो रिच पीजेंट हुआ करता था वो और भी ज़्यादा कंट्रोल अपना स्थापित करता था इस नाडू के ऊपर। वो सुपरविजन करता था सेंट्रल चोला गवर्नमेंट को, यानी कि नाडू के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी वो चोला गवर्नमेंट को कहाँ से पता चलती थी, रिच पीजेंट के द्वारा पता चलती थी। तो रिच पीजेंट एक तरीके से मतलब चौकीदार का काम करता था कि नाडू में चल के आ रहा है तो हमें चोला गवर्नमेंट को बताना है। जो चोला किंग थे गेव सम रिच लैंडलॉर्ड टाइटल। जो चोला किंग के अंडर में जो रिच लैंडलॉर्ड थे उन्होंने कई सारे टाइटल भी लिए थे, जैसे मूवेंद्र वेलन, ठीक है, अच्छा,
और एक टाइटल यहाँ पे है, 1 मिनट, एक है RIR, ठीक है, जैसे चीफ कहा जाता है। इसको बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी, ट्रस्ट किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस हुआ करता है इन लोगों को। नेक्स्ट, अब ये लास्ट है ना, इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते हैं टाइप ऑफ लैंड। अलग अलग टाइप के लैंड हुआ करते थे, ठीक है, चोला एम्पायर में। जैसे चोला इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला है कि अलग अलग कैटेगरी हुआ करती थी लैंड की। जैसे विलन वेगई, विलन वेगई वो लैंड है जो नॉन ब्राह्मण पीजन के पास है। ब्रह्मदेव वह है जो लैंड गिफ्ट किया गया ब्राह्मण को। नॉन ब्राह्मण का मतलब है जो ब्राह्मण ना हो और वो पीजेंट हो। और ब्रह्मदेव मतलब क्या है? ब्रह्मदेव मतलब कि लैंड ऐसा जो गिफ्ट किया गया ब्राह्मण को। शाला भोग क्या है? लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो लैंड दिया गया उसे शाला भोग कहा जाता है। देवदाना या फिर तिरुनामकुकानी, ये क्या है? ऐसा लैंड जो कि टेम्पल को गिफ्ट किया गया है। पले च हंदम, ये क्या है? ऐसा लैंड जो डिनोट किया गया जैन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, जैन को इंस्टीट्यूशन को दिया गया है। तो जैसे आपने देखा कि ब्राह्मण्स को जब रिसीव किया जाता था लैंड या ग्रांट दिया जाता था तो उसे ब्रह्मदेव कहा जाता है। इसके रिजल्ट में जो लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज इन कावेरी इन अदर पार्ट ऑफ द साउथ। कह रहे हैं कि जैसे ही ब्राह्मण को अलग अलग लैंड रिसीव होता था, ब्रह्मदेव रिसीव होता था, ब्रह्मदेव रिसीव होता था, तो उन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण जो है सेटलमेंट बैठ गए कहाँ? कावेरी रिवर में, ठीक है, ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया हो गया ब्राह्मण का। ईच ब्रह्मदेव वर लुकिंग बाय एन असेंबली और सभा प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड, ठीक है, यानी कि जो ब्राह्मण लैंडलॉर्ड हुआ करता था वो सभा में हर एक एक ब्राह्मण, ठीक है, असेंबली का पार्ट हुआ करता था ब्रह्मदेव। यानी कि असेंबली का पार्ट वही हो सकता था जिसके पास खुद की जमीन होगी, है ना, तो ब्रह्मदेव वही बात कर रहा है। दीज असेंबलीज वर्क एफिशिएंटली काम किया करते थे। उनके डिसीजन जो होते थे रिकॉर्ड किए जाते थे इंस्क्रिप्शन में, और स्टोन और टेम्पल के वॉल पे भी रिकॉर्ड किए जाते थे। एक एसोसिएशन है ट्रेडर का, व्यापारियों का कुछ एक समूह है जिसको नगरम कहा जाता है। ये भी कभी कभार एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को टाउन में इस्तेमाल कर लिया करता था, परफॉर्म कर लिया करता था। यहाँ देखो, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको डाउट होगा थोड़ा सा, तो ज़रा बता देता हूँ मैं कि जितने भी ब्रह्मदेव हैं, ठीक है, वो असेंबली का पार्ट हैं। ब्रह्मदेव का मतलब है ऐसे ब्राह्मण जिनको लैंड रिसीव हुआ है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक इंस्क्रिप्शन उदयमयूर से मिला है, ठीक है, चिंगेपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से। उसने डिटेल बताई है सभा कैसे ऑर्गेनाइज थी और सभा में क्या क्या सेपरेट कमेटी थी और कैसे इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल, इन सब का काम किया करते थे। तो डायरेक्टली हम यहाँ आ जाते थे, है ना। ये क्या है कि नेम ऑफ दोज एलिजिबल मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट ऑन पाम लीव। दिस टिकट वर पुट ऑन द अर्थ पोर्ट एंड फ्रॉम विच यंग बॉय वर आस्क्ड टू टेक आउट वन ऑफ ईच कम्युनिटी, वन बाय वन फॉर ईच कम्युनिटी। यानी कहा जा रहा है कि यहाँ पर नेम कैसे पता चलता था मेंबर्स का, कम्युनिटी में जो जो मेंबर है उनका नेम कैसे पता चलेगा एलिजिबल। तो होता था ये था कि एक पाम लीफ में वो किसी के नाम लिख दिया करते थे, अलग अलग नाम, और वो जो टिकट है उसको अर्थन वॉर पॉट यानी कि घड़े में रख दिया करते थे और एक यंग बॉय से बुलाते थे और कहते थे कि तुम एक कोई टिकट निकालो, एक कोई पर्ची निकालो, और जो जो एक एक करके निकालता था वही मेंबर बन जाता था कम्युनिटी का, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बस, उसके बाद एंड है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इंस्क्रिप्शन और टैक्स, ठीक है, कौन कौन है जो सभा के मेंबर बन सकते हैं। तो उदयमयूर में लिखा गया है कि ऑल दोज हु विश टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ऑनर ऑफ अ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। यानी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो भी व्यक्ति इस सभा का मेंबर बनना चाहता है वो ऑनर होगा लैंड का, मालिक होगा लैंड का, और उस लैंड का जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी जो उम्र है 35 से 70 वर्ष की होनी चाहिए, उसको वेदों का नॉलेज होना चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इफ़ एनीवन हैज़ अ मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी इन लास्ट 3 years ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ अनदर कम्युनिटी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 3 सालों से किसी भी कम्युनिटी का मेंबर है तो वो दूसरी कम्युनिटी का मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। और दूसरी बात है, लास्ट लाइन क्या कह रही है हमसे, लास्ट लाइन ये कह रही है कि एनी वन हु इज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट दोज हिज रिलेटिव कैन नॉट बी कंटेस्ट इलेक्शन। अगर किसी के रिलेटिव ने भी, ठीक है, अगर अपने अकाउंट्स, अपने मतलब हिसाब किताब नहीं सबमिट किया तो वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है।
तो ये था, बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, आप इसे स्किप कर सकते हो। ये आप नाम वगैरह याद कर सकते हो कि जैसे वेल्लास क्या है, जो आउटकास्ट हैं, जो छोटी कास्ट है, तो आप इनमें आप थोड़ा बहुत देख सकते हो नाम, जो है जैसे ये अर्जुना है ना, तो इनको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट थे हमने कर लिए हैं। तो उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स, so that they also get the access of knowledge. Thank you very much.